वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ जो बात करने वाले हैं वो है ग्रेचुटी की, कि ग्रेचुटी होती क्या है। आप लोगों को पता सुना होगा या आप लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई हो। जब हम लोग रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके बाद में हम लोगों को एक लमसम अमाउंट मिलता है जिसे हम ग्रेचुटी बोलते हैं। तो अब ये ग्रेचुटी क्या है, इस पे हम लोगों को टैक्स का एग्जेम्पशन कहाँ तक मिलता है, कितने अमाउंट तक रहता है, तो उन सब बातों को चलिए सीखना शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, एक पर्सन जब जॉब करता है तो एक पर्टिकुलर एज के बाद वो रिटायर होता है। जब वो अपनी एज के बाद रिटायर होता है तो उसको आफ्टर रिटायरमेंट कुछ पैसा दिया जाता है और ये पैसा ही उसका एक लमसम अमाउंट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी हम लोगों के लिए कुछ जगहों पर टैक्सेबल बनती है, यानी कि उस पर टैक्स देना पड़ता है, और कुछ जगहों पर टैक्सेबल नहीं बनती है। तो सबसे पहले वन बाय वन करके इसके सारे केस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ग्रेचुटी के बारे में वो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। इतनी बात हमको पता है, यहाँ तक हम लोगों को कोई समस्या नहीं है, बढ़िया से हम सीख चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम लोग सबसे पहले केस वन की बात करते हैं। अगर आप अपनी जॉब के बीच में, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर चाहे आप गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, अगर आप अपनी जॉब के बीच में रिटायरमेंट ले लेते हैं, आपका रिटायरमेंट की एज नहीं आई है, आपने वॉलंटरी रूप से रिटायरमेंट ले लिया खुद ही कि मैं अब जॉब कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं वॉलंटरी रिटायर हो रहा हूँ, टाटा बाय बाय छुट्टी। ठीक है, अपना खुद ही आपने क्या करा, सारा ग्रेचुटी का अमाउंट अब ले लिया, तो वो फिर क्या होगा, वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। इस बात को बात रखिएगा, वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए आप का जॉब अब टर्मिनेट हो रही है, आप ख़त्म हो रही है, आपकी एज हो गई है, जो आपका टाइमिंग था वो कंप्लीट हो गया, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो अमाउंट क्या होगा सर, वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, है ना। वो अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, मतलब उस पर कोई भी आप लोगों को टैक्स नहीं देना अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो इसके दो केस बनेंगे। सर प्राइवेट एम्प्लॉय पे दो केस कौन कौन से बनेंगे, अब इसको मेरे भाई समझिएगा। सबसे पहले मैं पहला केस समझा रहा हूँ, ये किस केस में है सर, प्राइवेट एम्प्लॉय होने पे, यानी कि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो, और अगर आपका ये जो पार्ट है ये ग्रेचुटी एक्ट के तहत आता है, ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट के तहत आता है, अगर ये आता है तो अगर ये मान लीजिए सर, अगर ये आप लोगों का ग्रेचुटी एक्ट के तहत इसकी पेमेंट होती है, तो इन तीनों में से जो भी आप लोगों का सबसे कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अगर वो किसके अंतर्गत आ रहा है, ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत आ रहा है, नहीं आएगा तब क्या होगा ग्रेचुटी एक्ट के तहत, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने क्या सिखाया, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपके ऊपर दो केस बनने वाले हैं। सबसे पहला केस हमारा कौन सा बना कि अगर आपका वो अमाउंट ग्रेचुटी एक्ट के तहत आता है तो अगर मान लीजिए आपको जो भी एक्चुअल ग्रेचुटी मिल रही है वो, या 20 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एक और हम लोगों को भी चेक करना होता है, एक और क्या चेक करना होता है, एक और हम लोगों को चेक करना होता है 15 डेज का अपॉन वर्किंग डेज पे। देखो हम ये मानते हैं कि एक महीने में 26 वर्किंग डे होते हैं, क्योंकि संडे भी शामिल होता है, तो 26 इंटू यहाँ पे जो भी कंप्लीटेड ईयर होते हैं। कंप्लीटेड ईयर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 4 साल 2 महीने काम करा है, तो ये जो काउंट करेगा ये केवल इसे 4 साल काउंट करेगा। ठीक है ना। अगर 6 या 6 साल से ज़्यादा के महीने होते हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर 6 साल से ज़्यादा के महीने हैं, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, अगर 6 साल से ज़्यादा के महीने हैं तो उसे आप एक कंप्लीट ईयर काउंट करते हैं, अदरवाइज वो क्या रहता है, वो नॉर्मल काउंट होता है। अभी मैं इसको और डिटेल में समझा देता हूँ, लेकिन पहले आप लोग पहले बेसिक क्या समझे हैं, पहले आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत आ रहा है तो इन तीनों में से जो भी कम होगा, 15/26 वर्किंग डेज का हिसाब, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि जितने साल आपने काम करा, अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इस बारे में ध्यान रखिएगा, इनटू जो आपकी सैलरी पर मंथ रही। ठीक है ना, जो आपकी सैलरी पर मंथ रही। अब सबसे पहले एक बात, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, सैलरी का मतलब हमारे लिए क्या होता है, सैलरी का मतलब होता है हमारे लिए एक तो सैलरी रहेगी,
साथ में हमारे लिए डीए रहेगा जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा, और टर्नओवर पे कमीशन जो होता है वो रहता है। हमेशा सैलरी में यही चीज़ें शामिल होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे हो। सैलरी, डीए और टर्नओवर पे जो कमीशन रहता है, केवल ये 3 चीज़ें ही सैलरी में शामिल होती हैं। अच्छा, इसमें कॉम्पिटिटिव और सर्विस का मतलब, जैसे अगर आपने 4 महीने, या चलिए इसे 4 साल कर लेते हैं, 4 साल और 9 महीने काम करा है, तो आप अब यहाँ पे 5 साल लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने 4 साल 2 महीने काम करा है तो आप इसे कितना साल लेंगे, तो आप इसे 4 साल ही लेंगे बस। और अगर आपने 4 साल 6 महीने काम करा है तो आप कितने साल लेंगे, तो अभी आप इसे 4 साल ही लेंगे सर। यानी कि अगर अमाउंट 6 महीने से ज़्यादा है, 6 महीने से ज़्यादा है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो अब 5 साल काउंट होगा, अदरवाइज़ वो 6 साल ही काउंट होगा। मतलब वो अदरवाइज वो फिर वो काउंट नहीं होंगे वो वाले मंथ। अगर 6 महीने या उससे कम है तो वो मंथ काउंट नहीं होंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो उससे कंप्लीट ईयर ले लेंगे। समझ में आ गया सबको? तो इन तीनों में से जो भी काम होता है, अगर आपकी ग्रेचुटी पेमेंट और ग्रेचुटी एक्ट के तहत आ रही है, तो इन तीनों में से जो भी काम होगा वो करेगा। तो एक बार देख लीजिए, मैंने यही वाली बात बोली थी, अगर 7 साल 9 महीने हैं तो यानी कि वो कितने होंगे, 8 साल। अगर 7 साल 5 महीने हैं तो वो कितने होंगे, 7 साल। और 7 साल 6 महीने भी कितने होंगे, 7 साल ही होंगे। 6 महीने से ज़्यादा वाला वक्त ही कंप्लीट ईयर बनाता है। तो चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे जो केस है ग्रेचुटी एक्ट के तहत आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम तहत वाला पढ़ रहे थे। तो अब मुझे इसमें से किस अमाउंट पे ग्रेचुटी कम रहेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मान लीजिए, इसमें मैं एक काम ये करता हूँ, इसमें मुझे ग्रेचुटी सपोज करिए 60,000 रुपये मिल रही है। ठीक है ना, इसमें मुझे ग्रेचुटी सपोज करिए 7,000 रुपये मिल रही है। तो सबसे पहले तो ग्रेचुटी बहुत ही कम अमाउंट लिया है मैं। दूसरा 20 लाख रुपए, जो भी कम हो, तो साफ साफ दिख रहा है 60,000 रुपये कम है ना। और तीसरा मेरे सामने क्या आएगा सर, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि डी अगर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है वो, और सैलरी मेरी, तो 5,200 इंटू 15/26। कंप्लीटेड ईयर कितने हैं, 16 साल 11 महीने, मतलब 17 है। तो ये अमाउंट बनेगा मेरा 51,000। तो अब मेरे को ये मिलेगा टैक्स की वो टैक्स में एग्जाम के रूप में, क्योंकि इन तीनों में से जो भी काम होता है वो मिलता है। तो 51,000 सबसे कम है, तो 51,000 रुपये बनाएगा मेरा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, बताइए डन है? एक बार डन बोल दो यार, थम्स अप दिखा के सब लोग, बढ़िया सर। हाँ सर डन, चलिए गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रेचुटी मेरी क्या है। मेरी अगर ग्रेचुटी पड़ रही है किसके अंडर में, ग्रेचुटी एक्ट के तहत, तो इन तीनों में से जो भी काम होगा वो आप लोगों को लेना है। सैलरी का मतलब क्या है वो क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे साल का मतलब क्या है वो भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर सर लेकिन आपकी ग्रेचुटी नहीं पड़ती है, ग्रेचुटी एक्ट के तहत नहीं आती है, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों का जो अमाउंट है वो 20 लाख की जगह कितना रह जाएगा, सबसे पहले तो वो हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो मेरे भाई हो जाएगा आप लोगों का अमाउंट गिर के 10 लाख। सबसे पहले तो ये एक्चुअल अमाउंट जो रहेगा। दूसरा, इसमें 1/2 का मतलब होता है 15/30। 15/30 बोल रहे हैं, 1/2 बोल लो, बात वही है। मतलब इसे 30 दिन पे रखते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसमें कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब केवल सर्विसेज से होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 4 साल 9 महीने काम करा है तो अभी ये 4 साल ही देगा, महीने इसमें इग्नोर रहते हैं। अगर आपने 4 साल 2 महीने काम करा है तो भी ये 4 साल लेगा। अगर आपने 4 साल 6 महीने काम करा है तो भी ये 4 साल लेगा, इसमें महीने इग्नोर रहते हैं। केवल और केवल क्या रहते हैं, ईयर ही रहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एवरेज आपकी जो भी सैलरी थी इसको दे देते हैं हम लोग। ये एवरेज सैलरी का मतलब है लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। ठीक है ना, सैलरी का मतलब वही है, यहाँ पे भी सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए और टर्नओवर पे कमीशन, मतलब इसमें वही है तीनों का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना होगा। और यहाँ पे मैंने एक बार बता दिया, लास्ट सैलरी का मतलब जो होता है, ये देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, सैलरी बेसिक वाली, डीए और कमीशन और टर्नओवर। और लास्ट 10 मंथ की यहाँ पे सैलरी मतलब होती है एवरेज सैलरी में।
और इसमें कंप्लीटेड ईयर ही काउंट होते हैं ओनली। ये भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, जिससे आप में से किसी को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आई होप सो सब बातें सबको क्लियर होंगी, सबको डन होगा और किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए, अगर इसी तरह से आप लोग यूज़फुल सीखते जा रहे हैं कुछ, तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। सही है, चलिए, सब लोग आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।